ये चैप्टर की खास बात क्या है, जब मैं आपको समझा रहा हूँ आप बस समझो, ये चैप्टर यूं ही याद हो जाएगा आपको। आपने इसमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी। और इसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, याद तो तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप पूरा आंसर लिख पाओगे। अब बात समझो, कोई भी इकोनॉमी हमने, एक तो ना पीछे चैप्टर जो पढ़ाते हैं हम, आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, आप घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमने लास्ट चैप्टर जो किया, हमने क्या पढ़ा? एडीएएस की इक्विलिब्रियम अप्रोच पढ़ी। और किस लेवल पे एडी और एएस थे? वो प्लान लेवल पे थे। यानी जो एडी हमारे को गिवन था, ये एडी कौन सा था? ये प्लान्ड एडी था। इसको एक्सांट एडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और हम कह रहे हैं जो हमारा एक्चुअल एडी होगा ना, वो प्लान्ड एडी से ऊपर होगा। मान लो ज्यादा है एडी 1, ठीक है जी। पहले मान लो सी प्लस आई था, आई यही होता है एडी। अब क्या हो गया? सी प्लस आई, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, प्लस चेंज इन आई है, प्लस चेंज इन सी। या तो कंजप्शन ज़्यादा हो गई या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है। एक्स आंट प्लैंड, एक्चुअल वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपोस्ट। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी बात को समझेंगे। यहाँ पे हमने कहा एएस हमारा क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। या आपने ना एजम्पशन की थी, याद हो तो। ये क्या की थी आपने? एजम्पशन की एएस परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ सकती है, घट सकती है। कोई डाउट? एडीएस अप्रोच में आपने सप्लाई को ही तो ऊपर नीचे किया था, बिकॉज वो परफेक्टली इलास्टिक थी। हम कह रहे हैं चलो इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ बन गया। इक्विलिब्रियम तब बनता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अब सप्लाई नहीं बढ़ सकती इससे ऊपर। अगर फिर भी डिमांड ऊपर हो तो क्या होगा बच्चों? तो आपकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है एक्सेस डिमांड की। किसकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? इस एक्सेस डिमांड से क्या होगा? लोग जो खरीदने वाले हैं उनके अमंग में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन अमंग बायर्स विल इंक्रीज। नाउ दैट कंपटीशन विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज होगा, तो चीजों का प्राइस बढ़ेगा। चीजों का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा? मैं ये कह रहा हूं आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा? आंसर है नहीं। ना आउटपुट बढ़ पाएगा ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अमंग बायर्स बढ़ चुका है। क्लियर है बात? अब यहां पे देखो, ये दो क्वेश्चन कराने की जरूरत है मेरे को? नहीं है। क्या ये वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है? इफेक्ट प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इन दोनों में कोई चेंज आएगा? लिखा है मैंने, कोई चेंज आ रहा है? बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? अब बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। सबको सब क्लियर है? कोई एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अब किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए अब बताओ मुझे। अच्छा, आपको एक एग्जाम्पल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो भी। अब हमने कहा हमारे देश के अंदर ना मान लीजिए 10 पीपल हैं। अब 10 के 10 काम पे लग रहे हैं, और मान लो किसी वजह से कोई डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, तो ये लोगों का क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपके पास 10 पीपल, छोड़ो एक और एग्जांपल लो कि हमारे पास 10 मैंगोज हैं, डिमांड बढ़ गई है एकदम से। तो कंज्यूमर पहले 10 ही थे, एक एक मैंगो सबको ही लेते थे, अब कंज्यूमर हो जाते हैं 14। या फिर कंज्यूमर ज़्यादा खाने लग गए, 10 लोग हर कोई दो दो खाने लग गया, तो अब तो उस हिसाब से बड़े कम है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? भाई तेरे को ज़्यादा पैसे देंगे, 2 मैंगो मेरे को दे के जा। तेरे को ज़्यादा पैसे देंगे, मेरे को ये दे के जा। अब धीरे धीरे क्या होता है? ज़्यादा ज़्यादा पैसे मिलने लगते, धीरे धीरे जनरल प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही अब 10 पर्सन है, काम बढ़ गया है, तो उन लोगों की वैल्यू बढ़ गई है ना। उन लोगों की वैल्यू बढ़ गई। अब उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो धीरे धीरे क्या करेंगे? अपना प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे।
कहेगी जी मैं तो जी इलेक्ट्रीशियन हूँ, पूरा दिन मेरे को फ़ोन आते रहते, तो जो सबसे ज़्यादा पैसे देता होगा उसी के वहाँ पहले काम करने जाएगा। और मान लो ज़्यादा पैसे देने वाले ही फ़ोन करते रहेंगे तो वहीं काम करेगा, लोअर पैसे देने वालों के साथ काम नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? एवरीबडी डू दिस। हाँ जी सर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर मैं इसको आसान कर दूँ तो? आसान कर देते हैं। मैंने आपको ना पहले चैप्टर में एडी के कंपोनेंट पढ़ाए थे, कौन कौन थे? कंजप्शन, सरकार, इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। ये कंजप्शन है भाई। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगी? जब कंजप्शन बढ़ जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जब सरकारी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जब ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा। सॉरी, ये रहा फॉल इन इम्पोर्ट्स। भाई एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट घट जाएंगे। अच्छा, टैक्सेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो सामान ज़्यादा खरीदेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया, इसको याद करने की नीड है भाई, बताओ। अब आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे। डेफिशिएंट डिमांड क्या होगी कि भैया जी हमारा जो एडी है ना प्लान्ड वाला, एक्चुअल एडी इससे भी कम आया। फॉर एग्जांपल यहाँ चार्ट में देखो आप कैसे हो रहा है ये। उसमें एक्चुअल डिमांड प्लान से ज़्यादा था। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाता है। अब मैं कह रहा हूँ हमारा एडी जो है कम हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा ना वो बनाना वैसे ही, एडी डैश हो गया, यानी सी प्लस आई माइनस का चेंज इन आई या चेंज इन सी, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो गई या कंजप्शन कम हो गई, तो क्या आने लगता है? डीफ्लेशन। कैसा ग्राफ क्रिएट होगा? डिफ्लेशन का मतलब क्या है? अब एक बात बताओ, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये भी मार्केट में माल तो पड़ा है, लोग खरीद नहीं रहे, व्हाट विल हैपन? कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर विल इंक्रीज, वो अपने रेट कम करते जाएंगे, रेट कम करेंगे तो प्राइस कम हुआ। अच्छा, माल बिक नहीं रहा है तो क्या एम्प्लॉयमेंट करेंगे वो, और उल्टा पुरानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को भी कर्टेल करेंगे, कम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है और आउटपुट भी कम हो जाता है। ये देखो ओ डैश, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दोनों कम, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ये नहीं, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप देख लो इसके इम्पैक्ट क्या है, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, प्राइस लेवल कम, तीनों कम हो जाते हैं, याद करने की नीड है, ठीक है। क्रिएट क्या होता है ये? डिफ्लेशनरी गैप ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, प्लान डिमांड से एक्चुअल डिमांड कम है, इसमें कोई डाउट है भाई किसी को? अब 10 लोग हैं हमारे पास, 10 पीपल खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? 100 रुपये का भी काम मिलेगा ना 500 की जगह, उसको भी करने चले जाएंगे। खाली नहीं बैठे तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्लियर है बात, समझ रहे हो? अब इसके रीजंस क्या होंगे? जो इन्फ्लेशन के रीजंस थे उससे उल्टे, कंज्यूमर की डिमांड कम, टैक्सेस बढ़ गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम, वहाँ इंपोर्ट घटा था ना, यहाँ इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उल्टा हो गया बस। अब याद करने की नीड है। अब कहते हैं कौन सी सिचुएशन बढ़िया है, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड? प्राइस कम होना ज़्यादा अच्छा है कि प्राइस बढ़ना? ये जनरल क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, इसको ऑफ द रिकॉर्ड बता देते हैं आपको। भाई यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हो गई है, एएस इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, ये दिखा रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, एएस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, पहले ही मैक्सिमम सप्लाई कर रहे हैं हम, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। कोरोना वायरस आया फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार में क्यों नहीं बना दिए इतने मास्क? मास्क की कमी हो गई, सैनिटाइजर की कमी हो गई, क्यों हो गई भाई? कोरोना वायरस की इवन वैक्सीन की कमी थी, क्यों थी भाई? पूरे वर्ल्ड के अंदर वैक्सीन क्यों नहीं दे दी? ग्राफ तो दिखा रहा है,
अरे पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रहे थे हम, समझ गए, जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते थे उतना करा है। क्लियर है बात। लॉन्ग टर्म में हाँ हो सकता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बट अभी राइट नाउ नहीं बढ़ा सकते। हमारे को जो मेन क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, मैं आंसर भी अभी करवाऊंगा, तुम्हें लिखवाऊंगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो आंसर सभी केसेस में जो भी है वो सेम से ही रहेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट साथ में अब एक चीज आएगी कि भाई इनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, रेमिडियल मेजर्स क्या हैं, बात समझ गए, कैसे कर सकते हैं। देखो अब देखो जी, हम कह रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें। फिस्कल मेजर्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास क्या है, मॉनेटरी मेजर्स हैं। ठीक है जी, बेटा मैं उठूंगा, मैं बहुत मारूंगा, जो मर्जी है, यहाँ समझा रहे हैं समझो। फिस्कल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर, ये दो प्रकार के हमारे मेजर्स हैं। अब ये मेजर्स क्या होते हैं ध्यान समझाते हैं, और ये किस तरह काम करते हैं ये भी समझाते हैं। सरकार की पॉलिसीज से रिलेटेड जितने मेजर्स हैं वो ये हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और उनके टैक्सेस, पहले यही सीखते हैं। आप बताइए, आपके यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है मान लो। इसका मतलब क्या है, डिमांड इज मोर देन, एडी इज मोर देन, ठीक है जी। आप देखो प्रॉब्लम कहाँ है, एडी में है, एडी में फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती। अब आपको अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आप एडी के थ्रू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस वी कैन, वी कैन ना। अब देखो एडी जो है वो बढ़ क्यों रही है, मतलब वाई एडी इज अबव एएस, व्हाट आर द रीजंस, हम लोग अपनी डिमांड बढ़ा क्यों रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। भाई जब आप पे पैसे नहीं आते आप कुछ खाते भी हो, कुछ पीते भी हो, आप कोई फालतू की चीजें करते हो नहीं। अब भी क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है अपन लोगों के पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। सारा प्रॉब्लम मनी सप्लाई का है, किसका है, यही चीज आप लोगों ने कहाँ सीखी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के बाद मैंने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कराए थे, और उसमें आखिरी फंक्शन क्या था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या है, कभी इन्फ्लेशन आता है कभी डिफ्लेशन आता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो ही है ये। क्योंकि ये भी क्या, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ही तो समझा रहा हूं। तो मेन प्रॉब्लम मनी सप्लाई है, हमें इसको कट करना है। अब देखो अगर एक्सेस डिमांड है, यानी पहले से ही बहुत डिमांड है, क्या सरकार को और खर्चे करने चाहिए, क्योंकि वो और ज्यादा खर्चे करेगी तो क्या होगा, तो हम लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा, हम लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे। इसको ऐसे समझो, क्योंकि तुम सी प्लस आई समझ रहे हो बस, तुम्हारे पास जी वाला तो कंपोनेंट है ही नहीं ना, बढ़ते ही नहीं है। तो तुम ऐसे समझो कि भाई सी पे ही तो फाइनली इम्पैक्ट आएगा, क्यों, सरकार खर्च करेगी, हमारे पास पैसा आएगा, हम और डिमांड करेंगे। तो एक्सेस डिमांड के केस में सरकार को अपने खर्चे क्या करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए कि घटाने चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में बेटा रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगती है, रोड्स नहीं बनती हैं, और सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं, बहुत खर्चे करती है सरकार। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें। अब अगला होता है टैक्सेशन। टैक्स क्या करता है, ज्यादा टैक्स होगा तो हमारे पास पैसे कम बचेंगे, पैसे कम बचेंगे तो क्या हम डिमांड ज्यादा करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक्सेस डिमांड के केस में हमें टैक्सेस को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज। और डेफिशिएंट डिमांड है, लोग खरीद ही नहीं रहे, यानी उनके पास पैसा नहीं है,
तो उनके पास पैसा कैसे बढ़ सकता है? उनके टैक्स कम कर दो, टैक्स कम होंगे तो क्या होगा? हमारे पास पैसे ज्यादा बचेंगे, इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कैसी बचेगी? ज्यादा बचेगी। ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो क्या करेंगे हम? ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो धीरे धीरे डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी यहाँ पे टैक्सेस को क्या करना चाहिए? डिक्रीज। फिस्कल मेजर समझ में आ गए? अब अगर क्वेश्चन ये आए, डिफाइन एक्सेस डिमांड, तुम बता सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तुम बता सकते हो। हाउ टू करेक्ट इट थ्रू फिस्कल मेजर, दोनों एक्सप्लेन कर दोगे। क्या ये सब चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बात? डेफिशिएंट डिमांड का क्वेश्चन है तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हो। अब मॉनेटरी मेजर्स को देख लो भाई। मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से हैं? कुछ क्वांटिटेटिव है, कुछ क्वालिटेटिव है, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को याद ही है, एक होता है बैंक रेट। लॉन्ग टर्म लोन जब कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से चाहिए होते हैं तो बैंक रेट पे मिलते हैं। शॉर्ट टर्म वाले रेपो रेट पे मिलते हैं। अब तो ये तो तुम्हारे को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा करनी चाहिए हमें? नहीं करनी चाहिए। क्या बैंक्स को ज़्यादा लोन देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? अपना रेट इंक्रीज कर देता है। सेंट्रल बैंक अपना रेट इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे लेके लोगों को दे रहा है तो आपके कमर्शियल बैंक को भी अपना जो रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो लोगों के लिए तो लोन महंगा हो गया। अब लोग ये लोन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। अब लोन नहीं लेंगे तो कुछ खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों रेट्स को इंक्रीज करना चाहिए एक्सेस डिमांड के केस में और डिक्रीज करना चाहिए डेफिशिएंट डिमांड के केस में। क्यों? जब डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? लोन सस्ते हो गए कमर्शियल बैंक के लिए। कमर्शियल बैंक भी सस्ते रेटों में लोगों को देगा। जब लोगों को सस्ते रेटों पे लोन मिलेगा तो लोन तो वो लेंगे। लोन लेके क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, आइदर कंजप्शन करें या इन्वेस्टमेंट करें। और फाइनली क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड कमर्शियल बैंक्स के पास पार्क करता है। ठीक है जी। अब सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिए तो कमर्शियल बैंक के लिए तो बड़ा पॉजिटिव है ना यार, कि लोगों को लोन देने की जगह कमर्शियल सेंट्रल बैंक को दे दे ताकि सेफ्टी ऑफ फंड्स रहे। भाई लोगों के पास तो खतरा है। जब उसको ज्यादा रेट कमर्शियल सेंट्रल बैंक ही दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक तो कहेगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये तो जब अगर रेट रिवर्स रेपो रेट भी अगर सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा तो भी कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कम लोन देते हैं। कम लोन मीन्स हर बारी क्या रहेगा? कम लोन का मतलब क्या है? कम डिमांड। क्योंकि पैसा ही नहीं होगा हमारे पास तो हम डिमांड कैसे करेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको जब भी लोन लेने जाना होता है तो कोलैटरल देना पड़ता है। अब कोलैटरल करोड़ रुपए का होगा तो क्या पूरे करोड़ रुपए लोन मिल जाता है आपको? नहीं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी, 30 लाख रुपए का लोन आपको उस पर मिल रहा है क्योंकि 70% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को और बढ़ा देना चाहिए यानी 80% कर देना चाहिए। तो अब हमें लोन कितना मिलेगा? 20 लाख का। और यही अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो, 50% कर दो मान लो, तो अब लोन कितना का मिलेगा? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 50 लाख का। समझ गए? इसके थ्रू भी आप जो मैग्नीट्यूड ऑफ फंड्स है वो कम कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आया? तो एक्सेस डिमांड के केस में इसको इंक्रीज कर दो, यहाँ पे इसको डिक्रीज कर दो। क्लियर है बात? अब होती है क्रेडिट रेशनिंग। सरकार कहती है आप एक काम करो, एक ना इससे पहले CRR LRR वाला समझ लो जो क्रेडिट क्रिएशन में काम आता है। अच्छा एक बात किस किस को पता है कि LRR जब बढ़ जाएगा तो कम क्रेडिट क्रिएट होगा? ये पता है भाई? 10% हमने डाला था तो हम 10,000 रुपये क्रिएट कर पाते थे 1,000 से। जब 20% करते थे तो हम कितना क्रिएट कर पाते थे? 5,000 रुपये। जितना ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रखेंगे, कमर्शियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रखेंगे तो मार्केट के अंदर कम पैसा घूम पाएगा।
तो कम लोन क्रिएट होंगे। तो LRR किसका एक CRR होता है जो सेंट्रल बैंक के पास फंड्स रखने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक्स को, एक इसके अंदर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कमर्शियल बैंक्स को पैसा अपने पास रखना होता है कि कभी कोई मांगने आए तो वापसी भी तो कर सके पैसा। अब अगर इन्फ्लेशन का कैसे है तो LRR को बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक के अंदर ही रखने पड़े तो बाहर दे ही नहीं पाएंगे ना, वो दे नहीं पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इस केस में डिक्रीज कर दो। समझ आ गया। अब इसके बाद आती है हमारी क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या कहती है? क्रेडिट रेशनिंग कहती है कि भाई लोन तो दो, उससे पहले ना एक बार मॉरल सुएशन समझो। मॉरल सुएशन क्या है? सेंट्रल बैंक ना कमर्शियल बैंक को पहले कह देता है कि भैया तुम कम लोन देना स्टार्ट करो, अब लोन कम दो। ये क्वालिटेटिव में आ जाएंगे, इसमें कोई क्वांटिटी है नहीं है। अब लेकिन ये कहा जाता है अगर हम लोन देंगे ही नहीं तो हमारी जीडीपी ग्रो कैसे करेगी? बिकॉज लोन देंगे तभी तो नए बिजनेस सेटअप होंगे, नए बिजनेस सेटअप होंगे तभी तो आगे जाके हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। और जरूरी थोड़ा ना एडी को ही कम करना है, एएस को भी तो बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा सकते हैं ना, नए सेटअप करके नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज करके हम एएस को भी बढ़ा सकते हैं। तो भाई क्रेडिट रेशनिंग आती है, इसमें क्या है कि प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अगर लोन चाहिए तो दे दो, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए फॉर एग्जांपल घर खरीदना लोन मत दो या महंगे लोन दो, फोन खरीदना है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन कम दो। समझ गए इस पॉइंट को भी? क्लियर है बात? वैसे अभी क्या चल रहा है मार्केट में? बेटा ये ना हर वक्त मार्केट के अंदर कभी ना कभी चलता रहता है, बट आप एक चीज में आपको जैसे अभी तो इन्फ्लेशन ही है, रेट बढ़ ही रहे हैं, आपको एक चीज कोरोना के अंदर चीजें सस्ती हो गई थी, जैसे प्रॉपर्टियां सस्ती हो गई थी, है ना? बात बताओ, अगर कोई घर अपने इनकम के लिए